अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 7.3 के आगे के प्रश्नों को। तो इससे पीछे के जितने भी प्रश्न हैं वो बन चुका है। अगर आपको देखना है उनको तो इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप पीछे के सारे प्रश्नावली को देख सकते हो और अध्याय को भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? एक पंखे का नगद मूल्य 1940 रुपये है। किस्त योजना में यह 620 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान प्रति माह की किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना। इससे पहले वाले प्रश्न में दर ज्ञात किए थे, अब इसमें किस्तों की राशि ज्ञात करना है। इस बार दर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि पंखे का जो नगद मूल्य है वो कितना है? 1940। तो उसे लिख लेते हैं। पंखे का नगद मूल्य कितना है? 1940 रुपया। ठीक है, पंखे का नगद मूल्य 1940 रुपया है। अब इतने रुपये तो मेरे पास नहीं है, तो कितना है मेरे पास? प्रश्न में क्या है? 640 रुपया। तो वही 620 रुपया। 620 रुपया का है तो 620 रुपया मेरे पास है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 620 रुपया वहां पे डाउन पेमेंट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउन पेमेंट, इसे हम कहते हैं तत्काल नगद भुगतान कहते हैं। तत्काल नकद भुगतान कितना दिया मैंने? 620 रुपया। ठीक है, इतना मैं दे रहा हूं। अब बाकी जो पैसा है उसे मैं क्या कह रहा हूं? उसे मैं किस्त के माध्यम से पटाऊंगा कह रहा हूं। और 2 किस्त में पैसे को देने की मैं बात कर रहा हूं उनको। ठीक है, 2 किस्तों में दूंगा। जैसे कि प्रश्न में कहा है वही चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो 2 किस्त में दूंगा। तो मान लो, ठीक है, मेरा पहला किस्त क्या होगा? प्रथम किस्त। तो क्या मान सकते हैं? क्योंकि किस्त ही निकालना है मुझे, तो किस्त का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं प्रथम किस्त की राशि बराबर x रुपया मान लेता हूँ। x रुपया इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि किस्त की राशि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, किस्त की राशि नहीं दिया है तो क्या करूंगा? किस्त की राशि को मैं कुछ मान लूंगा। इसके बाद देखो, किस्तों में जो दे राशि है उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किस्तों में दे राशि। ठीक है, कुल दे राशि है ना, ये प्रथम किस्त है, लेकिन कुल कितना देना है? 1940 में 620 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 0, ये 4 और 2 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना है? 6 है, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 1320 रुपये। ठीक है, तो 1320 रुपया मुझे और उन्हें पटाना था। ठीक है, इतना रुपया देना है। अब इस रुपये में मुझे क्या करना है? 1320 रुपये में किस्त देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या करना है मुझे? किस्तों में देना है। 2 किस्त में दूंगा तो वो ब्याज भी तो लेगा ना, तो ब्याज भी लेगा। तो ब्याज क्या लेगा भाई? तो मैं ब्याज को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो, ब्याज लेगा तो ब्याज कितना लेगा? तो देखो, किस्त के हिसाब से इसमें ब्याज तो पड़ेगा, तो कुल किस्त कितना पटाऊंगा ये मुझे पहले बताओ। 2 किस्त स्वाभाविक है, 2 किस्त में बंधाया हूं तो 2x लिखूंगा। प्रथम किस्त 1x, तो 2 किस्त मतलब 2x हो जाएगा। इसमें इतने को घटा दो, कितना है? 1320 रुपये। अगर मैं 1320 रुपये को घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा? ब्याज की राशि निकल जाएगा कि 1320 रुपये में मैं कुल उसको कितना ब्याज दे रहा हूं। ठीक है, तो ब्याज देने वाला रुपया निकल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, पहले महीने का मूलधन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखो पहले महीने का मूलधन। पहले महीने का मूलधन क्या होगा? तो मैं जब पंखा खरीद रहा था ना, तो पंखा खरीदने के समय मैंने सिर्फ 620 रुपये दिया है। बचा कितना है? 1320 रुपये। तो 1320 रुपये मुझे और देना है, तो ये क्या होगा? मूलधन होगा। क्या होगा? 1320 रुपये मूलधन होगा। तो 1320 रुपये पहले महीने का मूलधन। अब दूसरे महीने का मूलधन निकालो। दूसरे महीने का मूलधन, दूसरे महीने का मूलधन कैसे निकालोगे? मान लो, ठीक है, 1320 रुपये बचा था, लेकिन जब दूसरा महीना आया तो मैंने पहला किस्त तो दे दिया ना। सपोज मान लो पहला किस्त मैंने दे दिया, तो किस्तों को कितना माना है? x माना है। और
जो मूलधन है वो कितना है 1320 रुपया, क्योंकि 1320 रुपया मुझे उसे देना था। तो 1320 में मैं अगर एक किस्त पटाऊंगा तो क्या करेंगे, उस किस्त को माइनस कर देंगे। तो पहले किस्तों को यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो 1320 माइनस इतना रुपया क्या होगा, दूसरे किस्त का मूलधन जो बचेगा ना। यहाँ पे 1320 में पहले किस्तों को माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा दूसरा किस्त होगा। समझ में आ गया? चलो, मतलब उसे मूलधन मान लो, किस्त मत कहो, मूलधन रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो पहले महीने और दूसरे महीने दोनों जो है ना मूलधन है, पहले महीने का मूलधन और दूसरे महीने के मूलधन, इन दोनों को जोड़ देंगे अब। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, इस तरह से मैं कर लेता हूं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसे हम कहते हैं कुल मूलधन, कुल मूलधन। ठीक है, कुल मूलधन। तो ये हो गया 13 और 13, ये दोनों जुड़ जाएगा, संख्या संख्या है और ये एक्स इसके साथ है। तो ये हो जाएगा 0 4 3 3 6 और 1 1 2, और पीछे में क्या है, एक्स है। ठीक है, जुड़ के कितना हो गया, यहाँ पे 2640 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ब्याज की दर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 16%, उसको भी लिख लो। ब्याज की दर बराबर 16%। ठीक है, ब्याज की दर कितना है, 16%। अब हल करते हैं भाई, तो सूत्र लगा दो साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज को ब्याज के नाम से भी जानते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुणित R गुणित N अपान 100, यही होता है। अब मानों को रखते जाओ यहाँ पे। साधारण ब्याज का मान कितना होगा, तो देखो ये रहा ब्याज। ठीक है, यही ब्याज जो है ये साधारण ब्याज है। तो 2x माइनस 1320 यहाँ पे रखो, 2x माइनस 1320 साधारण ब्याज का। पी का मान कितना है, तो पी का मान देखो, ये जो कुल मूलधन है ना, ये पी का मान होगा भी। तो कुल मूलधन बन गया यहाँ पे 2640 माइनस एक्स, ये पी का मान हो गया। दर कितना है, दर 16% है। और एक महीने के लिए अगर निकाल रहे हैं तो एक महीने को कैसे लिखते हैं, 1/12 लिखते हैं एक महीने। और कुल एक साल में कितने माह होते हैं, 12, तो 1/12 इस तरह से लिखा जाता है। और नीचे में 100, ठीक है, जैसे कि सूत्र में रहता है। आगे अब इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे है 2x माइनस 1320, और इस 100 को इस साइड ले आते हैं। तो देखो गुणा के रूप में है, भाग यहाँ पे भाग के रूप में, तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा ना। तो यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, तिर्यक गुणा कब होता है, जब कोई मान गुणा या भाग के रूप में हो तभी तिर्यक गुणा होगा। जोड़ने घटाने के रूप में होता तो क्या होता, पक्षांतर होता। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा। तो ये नीचे से कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर में क्या मान बचा है, तो देखो इसको कटा देते हैं, 4 चौक और ये हो गया 4 तिया, कट गया यहाँ पे। ठीक, आगे और कटा दे तो कटता, लेकिन अभी इतने में स्टॉप कर दो। यहाँ पे 2640 माइनस एक्स, और इसको गुणा कर रहा है 4, और नीचे में कितना बचा है, नीचे में बचा है 3। ठीक है, तो नीचे से 3 को भी मैं क्या करूंगा, नीचे में जो 3 है इसको इस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये भी नीचे में था, तो ऊपर आके ये 3 इसको भी क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये कुल मान बन गया 300, और यहाँ पे 2x माइनस 1320 बराबर, यहाँ पे है इसको गुणा करना, अब बाद में गुणा करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, गुणित 4। अब गुणा करते हैं सभी मानों को। 300 का अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना होगा 600, तो ये 600 एक्स हो गया, माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 2 3, 3 शून्य पीछे में लगा दो, 3 शून्य। इसी तरह से इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो 4 शून्य 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25 का 5 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया यहाँ पे। और इसके बाद माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा करने में कहीं गलती हुआ है क्या, हाँ 10 होगा ये, सॉरी, 4 दूनी 8, 2 हासिल आया था ना, तो 10, तो ये हो गया 10,560 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो एक्स एक्स वाले मान कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, पक्षांतर नियम लागू होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, माइनस या प्लस में होने पर क्या होता है, पक्षांतर होता है। और गुणा या भाग के रूप में होगा तो क्या होगा, तिर्यक गुणा नियम लगता है। तो यहाँ पे पक्षांतर नियम लागू हो रहा है। और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 4x हो गया। यहाँ पे 10,560 दिया हुआ है, और ये किस में है, माइनस में, उस साइड ले जाते हैं क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 396,000। हल करो इसको। तो यहाँ पे 500 कितना आ जाएगा, 500
94 आ जाएगा, सॉरी ये जुड़ जाएगा ना, 500 नहीं 600, ठीक है 604 आ जाएगा। तो 604x बराबर ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 1 0 0 हो गया, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 6 6 ही होगा, 0 और 5 5 होगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 6 होगा, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 1 है, 10 का 0 हासिल आई 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4,06,560 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x को मुझे यहाँ पे अकेला करना, देखो x किस फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे अब तिरिया गुणा होगा, तो 40 65 60 अपान 604 हो गया। यहाँ पे इसको भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट भाग दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 673.11 रुपीज आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो प्रथम किस्त कितना रहेगा, प्रथम किस्त 673.11 रुपया रहेगा। समझ में आ गया, यही इसमें क्या करना था, निकालना था, ठीक है। पहला बन गया, मतलब तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक माइक्रोवेव ओवन का नगद मूल्य 20,100 रुपये है। यदि यह 3,700 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान मासिक किस्तों पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी प्रत्येक किस्त की राशि ही निकालना है। तो चलो जो दिया है पहले उनको लिख लेते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन का नगद मूल्य कितना दिया हुआ है, 20,100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 20,100 रुपया नगद मूल्य। अगर मुझे माइक्रोवेव ओवन को खरीदना है तो नगद मैं कितना दूंगा, 20,100 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किस्त में से खरीदूंगा। तो मैं अभी इसे कितना भुगतान करने वाला हूं, जितना है मेरे पास उतना मैं भुगतान कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखो तत्काल नकद भुगतान बराबर 3,700 रुपये, ठीक है। मेरे पास अभी कितना है, 3,700 रुपये है, तो मैं उसे 3,700 रुपये दे रहा हूँ। और कितना पटाना है, ठीक है, तो और जितना पटाना है उसे हम कहते हैं किस्तों में देय राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, किस्तों में देय राशि। किस्तों में देय राशि कितना होगा, घटा दो, यहाँ पे 20,100 में 3,700 रुपये को घटा दो तो निकल जाएगा। तो ये शून्य शून्य हो गया। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कितना है, 3,700, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 16,400 रुपये और मुझे उसे देना है, ठीक है। कितना देना है, 16,400 रुपये उन्हें मुझे और देना है। लेकिन दुकानदार क्या कह रहे हैं, दुकानदार का कहना ये है कि आप 2 किस्तों में इस पैसे को पटाओगे, तो मैं इसके लिए ब्याज भी आपसे लूंगा, कह रहा है, ठीक है, ब्याज भी लूंगा जो किस्तों में दे रहेगा। तो प्रथम किस्त क्या है, तो यहाँ पे लिखो, माना प्रथम किस्त की राशि, ठीक है। प्रथम किस्त क्या है, प्रथम किस्त की राशि लिखो, पूरा लिख लो कि राशि बराबर x रुपया, ठीक है, क्योंकि यही मान हमें ज्ञात करना है और किस्त की राशि यहाँ पे दिया नहीं है। तो किस्त की राशि को क्या करोगे, मानोगे ना। तो किस्त की राशि को मान लेते हैं कि माना प्रथम किस्त की राशि x रुपया है। अब इसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ब्याज निकालो, अब ब्याज निकाल लेते हैं। तो कितने माह तक पटाएगा, ये 2 माह तक पटाएगा, मतलब 2 माह मतलब 2 किस्त मान लो, ठीक है। तो 2 किस्त उन्हें देना है, तो 2 किस्त मतलब पहला किस्त क्या है, x, और दूसरा किस्त भी क्या होगा, x। तो दोनों किस्तों को जोड़ोगे कितना होगा, 2x होगा, तो ये 2x हो गया। 2x में इसको घटा दो, 16,400 को घटा दोगे तो क्या होगा, ब्याज की राशि निकल जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज का राशि भी यहाँ पे आ गया। समझ में आया यहाँ तक। अब पहले महीने का मूलधन निकाल लेते हैं। लिखो यहाँ पे पहले महीने का मूलधन। पहले महीने का मूलधन कितना है, तो पहले महीने का मूलधन ये रहेगा 16,400 रुपये। क्यों,
क्योंकि मैंने तत्काल नगद भुगतान कितना किया है, 3,700 रुपया। देना कितना और था, 16,400। तो अभी तक तो मैंने पटाया नहीं है ना पैसा, तो भुगतान क्या है, तो पूरा का पूरा जितना अभी बचा है ना वो मूलधन में आएगा। तो 16,400 रुपये बचा है। ठीक है, ये क्या होगा, पहले महीने का मूलधन होगा। अब दूसरे महीने का मूलधन निकाल लेते हैं। दूसरे महीने का मूलधन, दूसरे महीने का मूलधन कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे ये जो 16,400 है, ठीक है, इसमें जब दूसरे महीना आएगा तो दूसरे महीने में मैं पहला किस्त तो कम से कम पटा चुका रहूंगा ना, तो क्या करूंगा, उसे घटा दूंगा किसमें, 16,400 रुपये में। तो इसे करो एक्स। ठीक है, पहला किस्त ये क्या हो गया, घटा रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह 16,400 रुपया। तो आ गया दूसरे महीने का किस्त। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो तो इसे हम कहते हैं कुल किस्त। ठीक है, तो कुल मूलधन, इसे क्या कहेंगे, कुल मूलधन कहेंगे। ठीक है, कुल मूलधन इसे हम कहते हैं कुल मूलधन कहते हैं। दोनों को जोड़ दो, ये शून्य, ये भी शून्य, और ये हो गया 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आई 1, ये हो गया 3। ठीक है, 32,800, इसका मान कितना आया, 32,800, और ये माइनस एक्स, इतना आ रहा है कुल मूलधन आ रहा है। समझ में आ गया। अब प्रतिशत देख लेते हैं, कितना प्रतिशत देना है उसे ब्याज। तो यहाँ पे ब्याज का प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं। तो इसे कहते हैं ब्याज की दर, बराबर 10%। वो कह रहा है मैं तुमसे ब्याज लूंगा, ब्याज की दर हो गया 10%। आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र लगा देते हैं भाई साधारण ब्याज का। तो यहाँ पे ब्याज बराबर P गुणित R गुणित N अपान 100, यही है सूत्र। साधारण ब्याज या फिर ब्याज, इसे इस तरह से लिखते हैं। और ब्याज का मान कितना है, तो देखो ब्याज का जो है यहाँ पे मैंने निकाला 2x माइनस 16,400। तो यहाँ पे लिखो 2x माइनस 16,400 बराबर मूलधन क्या होगा, ये मान 32,800 माइनस एक्स, आर का मान कितना है 10% गुणित 10, और एन का मान पहले महीने के लिए 1/12, और ये रहा 100। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे एक शून्य काट दो। ठीक, यहाँ पे बचा कितना, 12 और 10। तो 12 और 10 को गुणा कर दो, तो 12 और 10 को गुणा करें कितना होगा, 120। ठीक है, 120 ये कहाँ पे, नीचे में है। नीचे में है तो मैं इसे दूसरे साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा। तो ये 120 कर लो, ये हो गया 2x माइनस 16, ये हो गया 400 बराबर यहाँ पे 32,800 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे एक है, ये भी एक है, गुणा होने पर इतने का इतना ही मान प्राप्त होगा। इसका अंदर गुणा करते हैं, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, 240x माइनस यहाँ भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 का 8, 4 हासिल आया, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, और 72 और 4 कितना होगा 76, तो 76 का 6, 7 हासिल आया, 12 एकम 12, और 12 और 7 कितना होगा 19, तो यहाँ पे लिखो 19, तो ये हो गया 19। 1 शून्य 2 और 3 पीछे में लगा दो, 3 शून्य, 32,800 माइनस एक्स इस साइड में है। अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे 240x इसे इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 32,800 इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 19, 68 और 000। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 4 1 x हो जाएगा, 2 से 1 40। अब इसको भी जोड़ दो, तो 1 0 1 0, ये 8 हो गया, 8 और 2 10 का शून्य हुआ, हासिल आई 1, तो ये 7 और 3 कितना हो गया 10, फिर शून्य हो जाएगा, फिर हासिल आई 1, यहाँ भी शून्य हो जाएगा, फिर हासिल आई 1, ये हो गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 2000 यहाँ पे इस तरह से, और ये 800 अलग से प्राप्त हुआ। ठीक, इतना ही मतलब प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे मुझे x को अकेले करना है, तो क्या करूंगा, इसे मैं नीचे ले आऊंगा, क्योंकि गुणा के रूप में है, इसका मतलब क्या होगा, ये तिर्या गुणा होगा इस तरह से। तो x का मान अब अगर इसे हम भाग देंगे तो जो मान आ रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ, 8,302.07 यहाँ पे प्राप्त होगा। इतने रुपये जो है प्रथम किस्त में मुझे देना है। समझ में आ गया।
ब्याज की राशि नहीं, किस्त की राशि। तो प्रथम किस्त की राशि कितनी है? 8,302.07 रुपये है। बाकी जो प्रश्न बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।